नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वदेशी बीएसएनएल 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में एक तरफ दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में डायल अप इंटरनेट भी काफी देरी से आया। और आपने देखा होगा, उससे पहले देश के अंदर दूरसंचार विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ, वो भी आप सब जानते हैं। ये जो हमारा दूरसंचार इतना दुनिया में सबसे आगे मान सकते थे हम, लेकिन उसमें कांग्रेस की सरकार ने घोटाला करके इसको बिल्कुल पीछे ढकेल दिया। ये कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने भारत के स्वदेशी टेलीकॉम को आधुनिक बनाया और टेलीकॉम में मॉडर्निटी, कनेक्टिविटी और क्वालिटी को अपनाने के लिए टेलीकॉम को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बनाने के लिए अटल जी के शासनकाल में भाजपा की सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। गांधी जयंती से एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर 2000 बीएसएनएल ने अपना कार्य शुरू किया था। भाइयों बहनों, एक समय था बीएसएनएल का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर और सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रदाता था। इसका ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी अगर किसी की पहुंच थी तो वो बीएसएनएल की पहुंच थी। लेकिन यूपीए सरकार ने इस घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। यूपीए ने पारदर्शिता की धज्जी उड़ा दी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लाखों करोड़ों जिसमें नुकसान हुआ। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद हमारे देश में कम्युनिकेशन में क्रांति आई, टेलीकॉम में तेजी आई और इंटरनेट का पहुंच कितना बढ़ गया। मोदी जी ने कम्युनिकेशन को राष्ट्र निर्माण में किसानों के सम्मान, महिलाओं के कल्याण और भारत के नवनिर्माण का माध्यम बनाया। बीएसएनएल, एमटीएनएल रिवाइवल पैकेज के तहत हजारों करोड़ों की मदद मिली। स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया गया। आज डिजिटल भारत निधि परियोजनाओं के माध्यम से बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता 27,106 गांवों में 4G कनेक्टिविटी ला रहे हैं। 18,903 टावर पहले ही तैयार हो चुके हैं और जो 26,000 से ज्यादा गांवों को कवर करते हैं, लगभग 20 लाख घरों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज 18,933 टावर सौर ऊर्जा से संचालित हरित टावर हैं। यह कीर्तिमान आज भारत के सबसे बड़े ग्रीन नेटवर्क में से एक बन गया है। जब हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ महानगरों से नहीं होता। उनका मतलब लद्दाख के गांव, उड़ीसा की आदिवासी बस्तियों, लक्षद्वीप के सुदूर द्वीपों और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चौकियों से भी होता है। मित्रों, आज दूरसंचार का मतलब सिर्फ कॉल और डेटा नहीं है, ये सशक्तिकरण है। जब कोई भी किसान करौली धौलपुर एक किसान फोन पर मंडी के भाव ऑनलाइन देख पाता है, जब बांसवाड़ा का एक आदिवासी छात्र ऑनलाइन क्लास लेता है, जब बाड़मेर का एक किसान अपने फोन पर मौसम का अपडेट रियल टाइम देख पाता है, तो ये सच्ची सशक्तिकरण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जब भारत के हर कोने।
तो जयपुर से सीएम भजनलाल शर्मा को आप लाइव सुन रहे थे। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो देश और दुनिया में अपनी मेहनत और लगन से व्यापारिक पहचान बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी समाज अपने व्यापार कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट में प्रवासी राजस्थानियों की अहम भूमिका रही। इसी को ध्यान में रखते हुए 10 दिसंबर को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वो राजस्थान में आकर अपने व्यापार का विस्तार करें। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल नीति को आगे बढ़ाने की बात कही और कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। को देश है कि प्रवासी राजस्थानी भाई है, पूरे देश के अंदर अपनी मेहनत अपनी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां से काफी समय पहले मारवाड़ी लोग पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने काम के लिए गए थे। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने जज्बे से देश में तो किया है, लेकिन दुनिया में भी अपना व्यापार उद्योग बढ़ाने का काम किया है। पिछले साल राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। उसमें प्रवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने निर्णय किया था पिछले राइजिंग राजस्थान में कि हम प्रवासी दिवस 10 दिसंबर को हमेशा राजस्थान के अंदर मनाएंगे। इसमें सभी प्रवासी भाई हैं, उनको हम उस दिन बुलाएंगे। तो आज मैं उनको निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए और उनसे ये कहने के लिए कि राजस्थान में भी आप अपना कारोबार बढ़ाइए, आइए, क्योंकि आप राजस्थान के अंदर आओगे तो उनका उस मिट्टी से लगाव है, वहां के संस्कारों से लगाव है, अपने गांव से लगाव है। तो हमने उनसे कहा है कि आप भी आइए और अपने साथ जो उद्योग जगत के और हैं लोग, उनको भी लेकर के आइए। राजस्थान में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। राजस्थान इंडस्ट्रीज की दृष्टि से, माइनिंग की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से बहुत संभावना है। इसलिए उनसे आह्वान किया है कि आप आइए और अपने साथ और को भी लेकर के आइए। सर, अभी राजस्थान में नया इंडस्ट्री क्या आने वाला है, सर? रोजगार कितने मिलने वाला है, सर? देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उनमें से पहले 3 महीने में 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आए और अभी 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर आए, यानी कुल 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहां का उद्योग बढ़ेगा, वहां की जो अर्थव्यवस्था है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो इस अवधारणा को लेकर के भी हम चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत संभावना है, इसलिए मैं सभी प्रवासी भाइयों को भी आमंत्रित किया है और उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया कि आप आइए, राजस्थान में अपनी यूनिट लगाइए और उस यूनिट के माध्यम से आप लाभ कमाइए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जीएसटी सुधार 2025 पर कहा कि जीएसटी 2.0 जो आने वाली पीढ़ी के लिए सुधार है, इसका असर आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी शहर या कस्बे के बाजार में जाएं, आपको देखने को मिलेगा। मैं खुद बीकानेर के संसदीय क्षेत्र में लूकड़ सर के बाजार में गया और वहां मैंने सुना कि सामान में छूट मिलने लगा है। इसका मतलब है ग्राहक पूछ रहा है और दुकानदार भी ग्राहक को बता रहे हैं। जीएसटी सुधार धरातल पर उतर गया है। मैं इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी सुधार हैं, इसका असर बाजारों में आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट में आप जाइए, किसी भी शहर में, कस्बे में ही मैं तो खुद मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में लूणकरण सर के बाजार में गया, वहां देखा ग्रामीण जनता, जो ग्राहक दुकानदार के मध्य संवाद जो मैंने सुना, उससे लग रहा है कि भाई इसमें इतनी छूट हो गई है। इसका मतलब ग्राहक भी पूछ रहा है, दुकानदार भी बता रहा है, धरातल पे उतर गया। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बार रूम का फीता काटकर विधिवत लोकार्पण किया। आपको बता दें, इस दौरान जैसे ही मंत्री ने रिबन काटा, पूरे परिसर में तालियों की गूंज उठी और वातावरण उल्लास से भर गया। इस अवसर पर मंत्री बेढम ने कहा कि बार रूम केवल 4 दीवारों का निर्माण नहीं, ये अधिवक्ताओं की साधना का मंदिर और न्याय की नींव को मजबूत करने का एक केंद्र है। यहाँ से निकलने वाली हर आवाज समाज को न्याय, समानता और सत्य का मार्ग दिखाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं, गणमान्य और नागरिकों ने मंत्री के संबोधन को सुना और बार बार तालियों से स्वागत किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीकर जिले के रिंगस कस्बे से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां न्यू एरा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर एक 6ठी कक्षा के छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट कर आरोप लगा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब छात्र की तबीयत खराब होने पर उल्टी करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया। परिजनों ने जब विरोध जताया तो विद्यालय स्टाफ ने गाली गलौज और महिलाओं के साथ अभद्रता की। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को जूतों से पीटा और छात्र बेहोश हो गया। बेहोश होने के बावजूद भी उसकी पिटाई जो है वो लगातार जारी रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक शिक्षक का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है? क्या स्कूल प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। वही थी, मेरा नाम, मैं उनके पास गया, मेरा नाम मुझे मारने लग गए। सरों ने जो मास्टर कर जे तो कोने के तमीज से बोलो तो बड़े दिवाली पे सब आप तैयार होगा पे तो गलत बोल रहे थे। माने खुद 3-4 सरी 5-6 सर चा तो निचले दे दो ऑफिस से के बाहर ये चौकी कौन लगे लिखे बता एक कर मिले था और मैं 3 लोग आए जी 4-5 आदमी से उल्टा में तो तमीज बन गया। तो मैंने तमीज माने बता रहे थे, मान लेडीज ने बोल बाकी तमीज कोने क्यों नहीं बोली जाए थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीपल का पेड़ काटने के बाद टहनियां उठाने के दौरान आपसी कहासुनी हुई। आपको बता दें, ये कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गया। तो मयंक कुमावत के सिर पर इस दौरान गहरी चोट भी लगी। घटना स्थल पर पुलिस जो है वो पहुंच गई है, जहां वो उनके इलाज करवा रही है। तो श्री माधोपुर का ये पूरा मामला है, जहां मामूली कहासुनी होने पर हिंसक झड़प हो गई। हमले में मयंक कुमावत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। उसे श्री माधोपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें, पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि हमलावरों ने न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बल्कि अर्जुन की गाड़ी की चाबी और उसमें रखे करीब 1 लाख रुपए भी लेकर फरार हो गए। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार ऐसे मामले श्री माधोपुर के
कस्बे में सामने आ रहे हैं। वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कस्बे में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्व बेखौफ हो चुके हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। सुरेंद्र जाखड़ है, उस जाट है और उस वो मोहल्ले के अंदर से हमेशा हमें परेशान करता है वो हमेशा, और वो दिवाली करता है हमेशा, और वो उसी ने मेरे साथ दिवाली की है, मेरे लड़के की दिवाली की है। सुरेंद्र जाखड़ और बीजू जाखड़ दोनों भाइयों ने, अब 4-5 लड़के और थे, 4-5 लड़के थे, सबने मिलकर हमने हमला किया हमारे ऊपर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डीग जिले में आज प्रशासन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविरों का उद्देश्य नागरिक को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के प्रति जागरूक करना और उनका लाभ प्रदान करना था। इस दौरान शिविरों में नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा शिविरों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई थी। को राहत देने के लिए शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन हमारी सरकार करा रही है, जिससे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े, उनके गांव में ही, उनके शहर में ही उनका काम हो सके, उसके लिए हमारी सरकार ने शिविरों का आयोजन किया है। कुछ जगहों से ऐसी समस्या आ रही है कि अधिकारी समय से पहले, शिविर के समय खत्म होने से पहले ही वहाँ से निकल गए या फिर आए नहीं, इस तरह की समस्या है। उसको लेकर मैंने आज कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है, डी कलेक्टर को, कि किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता और पूरा समय वहीं जहाँ भी उसकी ड्यूटी लगी है जिस सेवा शिविर में, उस शिविर में पूरा समय अधिकारी उपस्थित रहेगा। कलेक्टर साहब को मैंने आज ही निर्देशित किया है, व्यवहार को लेकर भी मैंने कहा है और समय की सीमा को लेकर भी मैंने कहा है। निश्चित तौर पर इस बात के लिए बिल्कुल उनको पाबंद कर दिया जाएगा कि जो भी व्यक्ति शिविर के अंदर आता है, उसका अगर वाजिब काम है, जायज़ काम है, तो वो काम हाथ की हाथ वहाँ पर करना चाहिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।